बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 5 के। आज हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 5.7 से। स्टूडेंट्स, जैसे कि 5.7 की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, जरा देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। कहते हैं स्टेट द डायरेक्शन, के डायरेक्शन बताएं किसकी, फॉलोइंग वेक्टर्स की। पहले एंगुलर मोमेंटम की और एंगुलर वेलोसिटी की। तो इन दोनों की डायरेक्शन बतानी है स्टूडेंट्स। पहले मैं जिसको मैंने बाद में लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन बताता हूं। तो आपको मालूम होगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो राइट हैंड रूल में होती है। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक व्हील जो है वो घूम रहा है। अगर ये व्हील घूम रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि घूम रहा है तो हम उस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के तौर पर मेजर करेंगे। अब ये एंगुलर वेलोसिटी कहां को होगी, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, याद रखिएगा। आपने अपना राइट हैंड लेना और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको रोटेशन की जो डायरेक्शन बन रही है व्हील की, उसके अलोंग आपने कर्ल कर देना है। जब आपने उसके अलोंग कर्ल कर देना है, इस दौरान आपने अपना जो अंगूठा है, जो थंब है, उसको बिल्कुल सीधा रखना है। ये जो आपका थंब जहां पॉइंट आउट करेगा, यानी कि इस केस में ऊपर को, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर को ही होगी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी कहां होती है, तो आप बताएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है, राइट हैंड रूल में। तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने इसकी बात की है, तो इसके बारे में हम लिख दें कि एंगुलर वेलोसिटी इज इन दी डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल, जिसको मैंने राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहा था, क्योंकि आप लोग उसमें व्हील के एक्सिस को ग्रिप कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो राइट हैंड रूल बेसिकली हमें यह बताता है कि ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ें, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। अच्छा स्टूडेंट, इसका यह मतलब नहीं कि आपने वाकई में पकड़ लेना है। अगर कोई पंखा चल रहा है तो आप थोड़ी ना उसके एक्सिस को पकड़ेंगे, ये सिर्फ इमेजिन करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, और उसके बाद आपने क्या करना है, कर्ल द फिंगर्स, फिंगर्स को कर्ल करना है, कर्ल्स द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और फिर आपने क्या करना है, जो थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इरेक्ट थंब will show the direction of angular velocity। तो आपका जो थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी अगर कोई चीज घूम रही है लाइक दिस, तो ये ऐसे घूम रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आपने इसको ऐसे देखें तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी ओमेगा, वो आ जाएगा ऊपर को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अब बात रह गई एंगुलर मोमेंटम की, एल की। और एंगुलर मोमेंटम में एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा वेक्टर है तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, और एंगुलर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा। और ओमेगा का तो मैंने बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन में राइट हैंड रूल, तो फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए भी सेम डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा, हमारे पास यही डायरेक्शन ओमेगा की है, तो यही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की भी होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम
angular momentum is also in the direction given by right hand rule। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5.7 का आंसर है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब जरा देखते हैं कि 5.8 शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 5.8 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी मूवी के अंदर या आपने किसी और वीडियो में देखा होगा कि जब कोई सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा तो उस सैटेलाइट के जो अंदर का आपको सीन दिखाया जाए तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स इस तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं जैसे उन पर कोई ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही, उनका बिल्कुल वजन नहीं होता। हम कहते हैं ये इस वक्त वेटलेसनेस में है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेटलेसनेस कब होती है। तो पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वेटलेसनेस क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इसका पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, आपको पेज नंबर 118 के ऊपर इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा डिटेल के अंदर। लेकिन हम इसको समझते हैं यहां पर कि ये वेटलेसनेस क्यों है। देखिए हमारे पास वेट मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये जो हमारी वेट मशीन है ये आपको वेट बताएगी अगर आप इसके ऊपर चढ़ेंगे। वो जो आपको वेट बता रहा है वो बेसिकली क्या है, वो बता रहा है कि आपने वेट मशीन के ऊपर आकर वेट मशीन को प्रेस किया, उस पर एक फोर्स लगाई। वेट मशीन कितना प्रेस हुई यानी आपने कितना फोर्स लगाई, वो फोर्स आपको एज ए वेट बता रहा है। और मजे की बात यह है कि वो फोर्स जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रहे। मिसाल के तौर पर अगर आप वेट मशीन पर नहीं चढ़े हुए और अपने हाथ से आप वेट मशीन को दबाएं तब भी वेट मशीन कुछ ना कुछ रीडिंग देगी, क्योंकि वेट मशीन सिर्फ यह बता रही है कि आप वेट मशीन को प्रेस कितना कर रहे हैं। और अगर आप वेट मशीन के पास जस्ट हाथ इस तरह से रखें कि हाथ वेट मशीन को टच तो हो लेकिन प्रेस ना करे, तो आप इस वक्त उसको टच कर रहे होंगे लेकिन आपका वेट कितना आ रहा होगा, 0। तो वेट मशीन पर क्या रीडिंग आएगी ये सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वेट मशीन को कितना प्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, हम लोगों ने पहले भी थ्योरी में पढ़ा कि एक लिफ्ट के अंदर आप वेट मशीन के ऊपर मौजूद हैं। अब जरा इमेजिन करें ये लिफ्ट किसी वजह से टूट जाती है। अब आप और वेट मशीन दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। जब आप दोनों एक एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, भले आप वेट मशीन को टच कर रहे हो लेकिन आप प्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। आप जितना उसको प्रेस करना चाहेंगे वो भी तो उतना ही नीचे जा रही है क्योंकि दोनों फ्रीली फॉल कर रहे हैं। इस सूरत में वेट मशीन के ऊपर आपकी रीडिंग आएगी 0। आप कहेंगे मेरा वेट 0 हो गया। कौन सा? अपेरेंट वेट। तो ये हमारे पास हम कहेंगे कि ये आप वेटलेसनेस की कैफियत में हैं, यानी कि इस वक्त आपका कोई वजन नहीं है। तो वेटलेसनेस कब होती है? सबसे पहली बात कि वेटलेसनेस कब होती है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स जो कहां हो, इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसी जगह पर जो क्या कर रहा हो, फॉलिंग फ्रीली, जो गिर रहा हो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में गिर रहा हो, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर वेटलेस। तो सारे ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर क्या हो जाएंगे? वेटलेस हो जाएंगे। उनका वजन जो है वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर एक रॉकेट हो मेरे पास और मैं इस रॉकेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉन्च करूं तो रॉकेट जो है वो एक वक्त पर जाकर गिर जाएगा, जमीन को हिट करेगा। मैं आपसे पूछूंगा रॉकेट क्या कर रहा था? आप कहेंगे रॉकेट वाज फॉलिंग, गिर रहा था, और फ्रीली फॉलिंग भी कह सकते हैं डेफिनेटली। इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ी और ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पीड दूं तो ये अभी भी गिर ही रहा है लेकिन थोड़ा आगे जाकर गिरेगा। अगर मैं इसी तरह से स्पीड मजीद बढ़ाऊं तो आप देखेंगे हर दफा ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन अभी भी आप कहेंगे ये गिर रहा है। अब देखिए मैं स्पीड बढ़ाता जा रहा हूं और रॉकेट गिरता जा रहा है लेकिन थोड़ा आगे। अब जरा देखिए मैंने खास स्पीड से इसको फेंका और फिर हमारे पास आप कहेंगे ये तो रॉकेट गिर रहा है और गिरते गिरते उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया,
जब आप देखेंगे एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, अब आप कहेंगे नहीं ये तो रॉकेट सर्कल में मूव कर रहा है या जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। अब अगर आप इसको ऑर्बिट कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप इसी को फ्री फॉल कह रहे थे, यानी कि जब चीजें जमीन के गिर्द घूम रही होती हैं, किसी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रही होती हैं, तो आम शख्स समझता है कि वो जमीन के गिर्द एक सर्कुलर मोशन कर रही हैं, लेकिन टेक्निकल लोग जो फिजिक्स जानते हैं वो कहते हैं ये रॉकेट जो है वो जमीन की तरफ गिर रहा है। फिर हिट क्यों नहीं करता जमीन को? क्योंकि जितना वो जमीन की तरफ गिर रहा है, जमीन भी उतना ही कर्व हो रही है, तो वो कभी भी जमीन पर गिर नहीं पाता। इसको आपकी बुक कहती है कि रॉकेट का जो हमारे पास पाथ है वो जमीन की जो कर्वेचर है उसके साथ मैच हो गया, इस वजह से वो उसी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन टेक्निकली ये जो सैटेलाइट जमीन के गिर्द मूव कर रहे हैं, अगर आप इनके बारे में कहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, टेक्निकली ये सैटेलाइट गिर रहे हैं। और जब भी कोई चीज जमीन के गिर्द गिर रही हो तो आपको याद है मैंने बताया कि उसके अंदर की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? वेटलेस हो जाती हैं। इस वजह से जब आप देखते हैं सैटेलाइट के अंदर जो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेट क्यों नहीं है, तो वो रीजन क्या है कि वो सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल कर रहे हैं, वो गिर रहे हैं। और जब वो फ्री फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब जब भी कोई चीज फ्री फॉल कर रही है तो उसके अंदर की सारी चीजों का वजन जीरो हो जाता है, यानी कि वो वेटलेसनेस की कैफियत में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर आंसर आप लोगों ने पेज नंबर 118 से लिखना है। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी समझ में आ जाए। अब जरा देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे लिए सीखने को क्या कुछ है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 5.9 की स्टेटमेंट देखते हैं जी। व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। तो हम लोगों ने एक तो डायरेक्शन बतानी है और फिर उसकी रीजन भी बतानी है। देखिए मैंने एक एग्जांपल इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत दफा दिया और वो ये है कि अगर एक धागे से एक पत्थर को बांधकर एक सर्कल में मूव करवाया जाए तो पत्थर पर हर वक्त एक फोर्स लग रही है जो उसको सर्कल में मूव करवा रही है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन पत्थर की वेलोसिटी अगर किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो वो अलोंग टेंजेंट होती है, और वो टेंजेंट में जा क्यों नहीं रहा? इस वजह से नहीं कि वो जाना नहीं चाहता, इस वजह से कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बेंड कर देती है। अगर किसी वजह से रस्सी या वो धागा टूट जाए तो आप देखेंगे फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा हो तो किसी पॉइंट पर वो फोर्स जो उसे सर्कल में मूव करवा रही है वो खत्म हो जाए तो वो अलोंग टेंजेंट चला जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम बताएंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने ये सारी लिखनी है बात कि व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर, तो आप बताएंगे कि भाई मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल, आगे क्या लिखेंगे? इन अलोंग टेंजेंट। तो mud flies off a tire of a moving bicycle along direction of tangent, along direction of tangent। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मड जो है वो भी फ्लाई करेगा। और स्टूडेंट्स उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि पहले तो हमारे पास मड उतरेगी नहीं, जो कीचड़ लगा हुआ है वो टायर के साथ लगा रहेगा, क्योंकि टायर और कीचड़ के दरमियान एक फोर्स है फ्रिक्शन की जिसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा शुरू में एट द स्टार्ट मड स्टिक्स चिपक जाएगी टू द टायर बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। लेकिन फिर होगा क्या? जब आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे एडहेसिव फोर्स वीक होती जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि मड जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में फ्लाई कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि as the speed increases, यह स्पीड बढ़ेगी
as the speed increases, mud as the speed increases, adhesive force becomes weak, weak होती जाएगी, becomes weak, and eventually, और फिर आखिरकार क्या होगा, the mud flies off along tangent. तो फिर मड जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं हम 5.10 का आंसर। स्टूडेंट्स जरा देखें 5.10 की स्टेटमेंट में आपको ये दो वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, एक हूप और एक डिस्क। इन दोनों में फर्क देखिए जी, हमारे पास हूप जो है वो एक खोखली चीज होती है अंदर से, जैसे चूड़ी होती है, जैसे अंगूठी होती है, जबकि डिस्क जो है वो इस तरह की एक सॉलिड चीज होती है। तो स्टूडेंट्स ये फर्क है। सबसे पहले वो कहता है एक डिस्क और हूप दोनों को मैंने एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर रख दिया। इंक्लाइन प्लेन इसे कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन एक ऐसी जगह होती है जिसका कोई कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ। अब वो कहता है अगर मैं इनको छोड़ूं तो सबसे पहले हूप बॉटम तक पहुंचेगी या डिस्क जो है वो बॉटम तक पहुंचेगी, तो वो ये पूछ रहे हैं। अब उसके लिए पहले मुझे आंसर देना पड़ेगा और फिर मुझे रीजन बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों से पहले रीजन डिस्कस करूंगा और फिर आंसर देंगे। स्टूडेंट्स रीजन देखते हैं सबसे पहले। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 5 में कि हूप जब इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा हो तो उसकी एक स्पीड होती है जिसे हम कहते हैं अंडर रूट GH। ये फॉर्मूला है हूप की स्पीड का। और अगर हम डिस्क की स्पीड देखें, डिस्क की स्पीड आई थी हमारे पास 4/3 GH अंडर रूट। अब जरा देखते हैं हमारे पास डिस्क की स्पीड थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है। अंडर रूट GH इसमें भी है, इसमें भी है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स। ये है स्पीड ऑफ डिस्क, इसमें से अंडर रूट 4/3 अलहदा कर देता हूं और अंडर रूट GH अलहदा कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट GH तो क्या है, अंडर रूट GH तो स्पीड ऑफ हूप है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि ये स्पीड ऑफ हूप है। ये यहां से पता चला। अब ये रह गया 4/3 अंडर रूट। स्टूडेंट्स इसका आप आंसर निकालें कैलकुलेटर से, इसका आंसर आएगा 1.15। ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि डिस्क की स्पीड हूप की स्पीड से 1.15 टाइम्स ज्यादा है। तो फिर किसकी स्पीड ज्यादा हुई? डिस्क की। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि डिस्क की स्पीड हूप की स्पीड से ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब कौन पहले पहुंचेगा? डेफिनेटली डिस्क पहुंचेगी। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली अगर आप दोनों को एक ही टाइम पर छोड़ दें, लीव करें, तो आप देखेंगे कि डिस्क जो है वो तेजी से रिवॉल्व होते हुए जल्दी पहुंच जाएगी, और जबकि हमारे पास जो हूप है वो थोड़ा टाइम लेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम देख जो स्टार्ट की लाइन है वो क्या लिखेंगे कि डिस्क विल बी मूविंग फास्टर, और आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसी वर्डिंग में लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। और यहां से हम लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट करके जो है वो आंसर निकाल लिया। अब जरा देखते हैं 5.11 की स्टेटमेंट क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 5.11 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। कहते हैं व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्पोर्ट ऐसी है जिसमें जो डाइवर होता है वो पूल में जंप करता है, लेकिन जंप करते हुए अपनी बॉडी पोजीशन मुसलसल इस तरह से चेंज करता है कि उसको बहुत सी कलाबाजियां मिलती हैं, वो बार बार घूमता है अपने एक्सिस पर। तो इसकी वजह क्या है, वो बॉडी पोजीशंस क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि उसको समरसॉल्ट्स यानी कि कलाबाजियां चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो पहले तो आप ये बताएंगे कि वो क्यों पोजीशन चेंज करता है। कि अ डाइवर
change his body positions to take extra somersault. लेकिन उसकी रीजन क्या है? बॉडी पोजीशन चेंज करने से ऐसा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, यहां पर अब ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसकी रीजन आपके सामने लिखूंगा नहीं, मैं मैक्सिमम आपको समझाऊंगा। इसकी रीजन आपको पेज नंबर 112 पर बहुत डिटेल में एग्जैक्ट लिखी हुई मिलेगी और आप लोगों ने एग्जैक्ट यही वर्डिंग लिखनी है। लेकिन इस वर्डिंग में है क्या, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहते हैं कि इनिशियल जितना एंगुलर मोमेंटम है, फाइनल भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है एल और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा। तो इनिशियल I1 ओमेगा 1 कह देता हूं, तो बाद में I2 ओमेगा 2 है। ओमेगा को आप जानते हैं, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कि कोई चीज कितना तेजी से घूम रही है। अगर स्लो स्पीड में घूम रही है, ओमेगा की वैल्यू कम होगी। अगर बहुत तेजी से कोई चीज घूम रही है जैसे पंखा, तो उसकी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन बात यह कि ये I क्या है? I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अभी मैं आसान अल्फाज में बस इतना बता दूं कि I का फार्मूला है mr स्क्वायर, यानी I डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो आपका मैस सेंटर से कितना दूर है, इसे कहते हैं कि आपका R क्या है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आप लोगों के सामने इस तरह से खड़ा हूं, ये मेरा एक्सिस है जो बिल्कुल मिड से पास कर है, और ये मेरा मैस मैक्सिमम यहां से सेंटर से इतना दूर है। मैं कहूंगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेकिन अगर मैं अपना हाथ इस तरह से स्ट्रेच करूं, तो अब मैं अपने एक्सिस से बहुत सा मैस दूर ले गया हूं, तो मैं कहूंगा ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस R है। तो R बढ़ गया, R बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि वो जो डाइवर है जब वो पूल में जंप करता है, तो वो ऐसा क्या करता है कि उसको एक्स्ट्रा कलाबाजियां या समरसॉल्ट्स मिलते हैं। देखें, वो शख्स जो है वो भागता हुआ आया और उसने आकर यहां पर जंप किया। जरा रोकते हैं इस पर। जब उसने जंप किया, आप उसकी बॉडी पोजीशन देखें, बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में है। अगर इस वक्त आप उसकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखें कि उसके हाथ भी स्ट्रेच हैं, तो उसका ये जो R डिस्टेंस है, तो वो बहुत ज्यादा बन रहा है। यानी कि जब उस शख्स ने जंप किया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हुआ। तो याद रखिएगा कि एट जंप I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाई। आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, आप लोगों ने एग्जैक्ट वैसे आंसर लिखना है जैसे पेज नंबर 112 पर है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। तो याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यही शख्स आगे जाकर क्या करता है? ये शख्स आगे जाकर अपने आप को इस पोजीशन में ले आता है। इसे बोलते हैं क्लोज टक पोजीशन। बड़ी ही कंसाइज सी पोजीशन आ गई है, और आपने देखा उसने अपने घुटने जो है वो अपने पेट के साथ, बैली के साथ लगा लिए। अब अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस देखें किसी भी जानिब, तो इसका सारा मैस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब करीब आ गया है। यानी वो जो R था, जो पहली पोजीशन में था, जो बहुत ज्यादा था, अब वो R कम हो गया। और जब R कम हुआ, तो इसका मतलब R कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? वो कहता है जितना इनिशियल मोमेंटम था ना, फाइनल भी उतना ही होगा। सपोज करो इनिशियल मोमेंटम था, एक बात करो 100। अब मैंने तो क्या किया? मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, क्योंकि मैंने अपने बाजू वगैरह जो है वो करीब रहा। तो जब मैं करीब लाया बाजू वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कहता है भाई एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम उतना रखने के लिए ऑब्जेक्ट का ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, ताकि आंसर फिर से मल्टीप्लाई होकर 100 आए। लेकिन ओमेगा का क्या मतलब है? ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है कि चीज कितना घूम रही है।
तेजी से। तो इसका मतलब अगर वो ओमेगा ज्यादा करेगा तो चीज ज्यादा तेजी से घूमेगी, और उस शख्स को एक्स्ट्रा कलाबाजियां इस वजह से मिलती हैं कि वो जब छलांग मारता है उस वक्त वो स्ट्रेच पोजीशन में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। जब वो हवा में होता है तो वो अपनी टांगे अपने पेट के साथ लगाकर अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लेता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी अपने आप को बढ़ा लेती है ताकि टोटल अभी भी उतना ही रहे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। और मजे की बात यह है कि इससे अगला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी लॉजिक पर बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस करता है। आइए जरा देखते हैं उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जरा ज़बानी देखते हैं। वो बेसिकली बता रहा है कि हमारे पास एक शख्स जो है वो एक रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बैठा है और उसके हाथ में डंबल हैं और वो घूम रहा है। वो कहता है अगर ये डंबल वो बजाय इस तरह स्ट्रेच पोजीशन में रखने के अपने डंबल जो है वो अपने हाथ करीब ले आए तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट्स जरा देखें, इस वक्त हमें मालूम है कि बॉडी के सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस बन रहा है हमारे पास जहां मास डिस्ट्रीब्यूट है तो वो आर है, यानी कि आपका मास जो है वो काफी ज्यादा दूर है। अब मास ज्यादा दूर है यानी कि आर की वैल्यू ज्यादा हुई। आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, एम आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सारा काम करेगा। अभी हमें मालूम हुआ कि इस वक्त क्योंकि स्ट्रेच पोजीशन में है, इसका मास जो है वो सेंटर से काफी दूर है, वो डंबल्स जो मैसेज उसने पकड़े हुए, और इसका मतलब आर ज्यादा है, वो डिस्टेंस ज्यादा है। जब वो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अब होगा क्या, जैसे ही ये शख्स अपने हाथ करीब लाएगा तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, और आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा जैसे मैंने अभी बताया। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप को बढ़ा देगी ताकि एंगुलर मोमेंटम उतने का उतना रहे, कंजर्व रहे, चेंज ना हो। तो ये शख्स जब हाथ क्लोज करेगा तो इसकी रोटेशन बहुत तेज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ